हाल ही में आईआईटी बाबा को जयपुर में नारकोटिक्स ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में बेल पर छोड़ दिया क्योंकि उनके पास थोड़ा कम माल था। लो ही वैसा है ना थोड़ा। लेकिन जितना भी था बहुत सॉलिड माल था, क्योंकि इस भाई ने अकेले ने पूरे देश को ट्रिप दी है। तो क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। सुदर्शन से निकट हो गए तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। मेरे को प्यारा। इनके पास गांजा मिला था जो एनडीपीएस एक्ट से देश में बैन है, लेकिन जो पत्ते इन्होंने फूके वही होली पे पूरा देश पिएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसी एनडीपीएस एक्ट में कैनबिस लीव्स या फिर भांग लीगल है। तो ये क्या मसला है? एक तरफ एक गंजेड़ी देश का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन गांजे से प्रॉब्लम है। और क्या है ये माल जिसका एक प्रोडक्ट ड्रग है और दूसरा प्रसाद? क्या है वीड? कहां से आता है? बैन कब हुआ? क्यों हुआ? और क्या इंडिया जैसे देश में दोबारा लीगल हो सकता है? इस वीडियो में आज यही बात करेंगे। लेट्स रोल। नॉट लिटरली। अब हो सकता है आपको शायद ये नहीं पता हो, पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन दिनों एक भारी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। स्टेट के पास फंड्स बहुत कम है, इनफैक्ट इतना कि वो अपने स्टेट में सैलरीज तक नहीं दे पा रहे एम्प्लॉइज को। लगभग 94,000 करोड़ का कर्ज है। और अगर आप स्पेसिफिकली स्टेट की बात करो तो रेवेन्यू बढ़ाने का एक तरीका जिस पे बहुत लोग बात कर रहे हैं वो है वीड लीगल करना। क्योंकि हम यहाँ पे ओपिनियन लेना चाहते हैं लोगों का अबाउट वीड लीगलाइजेशन। I mean, a lot of people do it anyways, whether it is legal or not. तो मतलब But I don't think so. It should be legalized. We are in Delhi University, it's already legal. ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लीगल है। I do know that. Thailand है, Amsterdam है. He's from Canada, so he has smoked the real OG. रियल ओजी तो वहाँ पे लीगल है कनाडा में, सब legal है. पूरा लीगल है। Yeah, you can even carry it with you anywhere. Anywhere. Yeah. I think it is legal in some states in America. Some states in USA. You know people जो स्मोक करते हैं। But yeah, I know everybody because I am from DU, right? Everybody has done it. I mean, like, not like personally. Like, ठीक है, ओके। ये हमारे दोस्त ही पीते थे openly. तो लगता है लीगल हो कर देना चाहिए इंडिया के अंदर। हमने तो कर दिया लीगल, हमारी तरफ से 500 रुपए तो देने पड़ते पकड़े जाने पर, लीगल ही है। तो बाकी क्यों कर रहा है उसको ऐसे? मतलब इतना ज्यादा कॉमन है वीड. it's available everywhere. Yeah, exactly. It's available everywhere. पहले तो टैबू छोड़ते हैं, लेट्स कट द क्रैप, एक्सेप्ट इट। शिमला से लेके सुभाष नगर तक वीड गांजा छुपे छुपे बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, फूक रहे हैं। प्लेन्स में लोग जुगाड़ कर रहे हैं और जिनको नहीं मिलता है तो कितने सारे तो ऐसे जो पहाड़ों पे जाते ही फूकने के लिए हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं, तुम जानते हो। कॉलेजेस में कितने लोग हाई होकर हायर एजुकेशन कर रहे हैं। तो आपको वो वाली वीडियो याद होगी जब एक सेमिनार में एक लड़का पुलिस वाले से बोलता है कि सर आप क्या नशा रोकेंगे, पुलिस स्टेशन के बाहर ही गांजा मिलता है। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? इनफैक्ट गेस करो इंडिया में कितने लोग हैं जो इस पदार्थ का सेवन करते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 करोड़। और हमारे देश में इस पदार्थ का सेवन सिर्फ इंसान नहीं, चूहे भी करते हैं। थाना शेरगढ़ और हाईवे पर पकड़ी गई 581 किलो गांजे की खेप को थाने के मलखाने में चूहे खा गए हैं। और ये वीड, हैश, गांजा जितना भी बिक रहा है, जितना भी उग रहा है, इसमें से ज्यादातर मिलता है पहाड़ों में। ये जवानी है दीवानी का डायलॉग याद है? मनाली की स्पेशल आइटमों से लुगड़ी, ट्राउट मच्छी और गांजा। और हिमाचल सरकार अब इस आपदा को अवसर में बदलने की सोच रही है, इस सवाल पे गौर कर रही है, इस पे डिस्कशन चल रहा है कि क्या इंडिया में वीड लीगल हो सकता है। और ये छोटा मोटा सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर लीगल हो गया तो टैक्स रेवेन्यू में स्टेट गवर्नमेंट पहले ही एक साल में 400-500 करोड़ तक कमा सकती है, अगले कुछ सालों में हजारों करोड़ का टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है। एंड अगर आपको अभी तक ये टैबू टॉपिक लग रहा है तो बता दूं ये आज का सवाल नहीं है। बहुत टाइम से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इसकी लीगलाइजेशन की डिमांड कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल पतंजलि सीईओ आचार्य बालकृष्णन, बाबा रामदेव, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस लाइक शशि थरूर, दे हैव ऑल आर्ग्यूड फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ वीड। और गांजे को लीगलाइज करने का रीजन सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है। हमारे देश में स्पेसिफिकली ये बहुत बड़ी एक मोरल डिबेट भी है, क्योंकि हमारे देश में 2 तबके हैं। एक तो जो बैठे हैं कि नहीं ये तो गलत है, इसको बिकना नहीं चाहिए, लोगों को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ची 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 ची। और दूसरी साइड करोड़ों लोग फूक रहे हैं। इसको लीगल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? उसका एक बड़ा डाउनसाइड ये है कि एक बहुत बड़ा गेटवे ड्रग है, मतलब कि वो जिसको अगर आप परस्यू करना शुरू कर दो और इससे ज्यादा खतरनाक सब्सटेंस कंज्यूम करने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सोच के देखो ना, क्योंकि आप उन सर्कल्स में हैंग आउट कर रहे हो जहां पर वीड कंज्यूम होती है, जो कि इलीगल चीज है, पेडलर से आई हुई है। और अगर पेडलर तक आप कांटेक्ट हो गया है
तो आपको सिर्फ एक चीज तो बेचेगा नहीं, वो कहेगा अरे रे सर ये वाला प्रोडक्ट दिया, ये वाला भी ट्राई करो। वो वहां पर अपसेल करेगा आपको एक हाई ग्रेड ड्रग, MDMA, LSD, कोकेन, हेरोइन, म्याओ म्याओ, लिस्ट बहुत लंबी है। Obtaining and using cannabis requires breaking the law. If somebody has never broken the law before, this represents a pretty significant boundary for them to cross. Once that boundary has already been crossed, once they've already broken the law to buy drugs, why wouldn't they be willing to do it again, especially if they have a good experience? Obviously अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये गेटवे ड्रग की तरह आप इसलिए देख रहे हो ना क्योंकि ये इलीगल है, पेडलर से लेना पड़ रहा है इसको। पर अगर आप इसको लीगल कर दोगे और ये मेडिकल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल होने लगा, लोगों को इसे कंज्यूम करने के लिए एक पेडलर से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, रिस्क कम हो जाएगा। ये भी बेसिकली दारू सिगरेट की तरह हो जाएगा, इसके भी ठेके हुआ करेंगे। अब ये टॉपिक ना बहुत टैबू माना जाता है, इसलिए लोग इस पर बात नहीं करते, तो हमको समझ में नहीं आता कि कितने बड़े स्केल पे कंज्यूम हो रहा है। दिल्ली दुनिया की 3rd बिगेस्ट वीड कंज्यूमिंग सिटी है, मुंबई 6th बिगेस्ट वीड कंज्यूमिंग सिटी है, और पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर ये सब तो गिन भी नहीं रहा मैं। सालाना हजारों करोड़ का गांजा पकड़ा जाता है, और ये तो वो है जो पकड़ा जाता है, कितना है जो चल रहा है फूक रहे हैं पता नहीं है लोगों को। और NDPS एक्ट में जो लोग अंदर हैं उनमें से 99% ऐसे हैं जो कमर्शियल नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए पकड़े गए हैं। इनफैक्ट इंडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि क्या इस चीज को लीगल होना चाहिए। जो स्टोनर्स हैं वो तो हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि भाई इंडिया में लीगल होना चाहिए, इसके कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरे नहीं है, हम भी तो कर ही रहे हैं। बट इन अ कंट्री एज बिग एज इंडिया बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है कि उसका टैक्स रेवेन्यू तो अपनी तरफ है, पर क्या वो हेल्थ इंपैक्ट ला रहा है, क्या वो सोसाइटल इंपैक्ट ला रहा है, वो गेटवे ड्रग बन रहा है, उसको कंज्यूम करने से क्या क्राइम रेट तो नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें भी सरकार को कंसिडर करनी होती हैं। एंड सरप्राइजिंगली वो चीज जो एक टाइम पे लीगल हुआ करती थी, इस टाइम पे इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू मानी जाती है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में उसके खुद के जो वर्कर था उसने बोला था कि भाई रोल करके जॉइंट रखे हुए थे हमने, और सबको पता था कि भाई ही वॉज अ स्मोकर, पर फिर भी इंडियन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। पूरा मेंटल हेल्थ और ये वाला आर्ग्यूमेंट ही शिफ्ट कर दिया गया था, और वीड उसके बाद से एक और बड़ा टैबू बन गया। आप ऐसे कई लोग आर्ग्यू करेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है, ये सब तो कोई नहीं, पेड़ पौधे पे उगता है, बट क्योंकि ये पूरा मार्केट इलीगल है, ब्लैक में सब कुछ बिक रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो आप जो थैलियां खरीदते घूम रहे हो ना, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। स्लीपिंग पिल्स, नशे की गोलियां, शू पॉलिश, मॉर्टिन, पता नहीं क्या क्या मिला के लोगों को बेचा जा रहा है। और अगर लीगलाइज हुआ तो एक जॉइंट से तो एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। एक तो सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा और इसको रेगुलेट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, क्वालिटी चेक की जा सकती है। बट एट द सेम टाइम दूसरे वालों की बात कर लेते हैं। क्या ये दिन आ गए विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, नशे से सरकार चलानी पड़ रही है हमें। कल तुम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बोलोगे अफीम, हेरोइन, कोकेन भी बेचने लगते हैं। कल अफीम की खेती करेंगे, कल उसके बाद चरस की खेती करेंगे, फिर हेरोइन और मादक पदार्थों के कारोबार करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, हमें हमारे यूथ को नशे में नहीं धकेलना चाहिए जब वो अपनी मर्जी से खुद जा रहा है। तो नाउ रिमेंबर जब मैंने बोला था कि हमारे देश में एक मोरल डिबेट भी है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही पौधे के 3-4 डेरिवेटिव है जिसमें से 2-3 तो इलीगल है, पर जो लीगल है वो रिलीजियस पर्पस के लिए भी कंज्यूम किया जाता है। अजीब बात यह है कि जो पूरी डिबेट है ये गांजा या चरस को लीगल इलीगल करने की है, पर भांग इंडिया में लीगल है जो कि सेम कैनबिस प्लांट से निकलती है। गांजा, चरस और भांग तीनों एक ही प्लांट से आते हैं। गांजा आता है उसके फ्लावर से, भांग है उसके लीफ से, और चरस बनती है उसके रेजिन से। सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट ने सिर्फ चरस और गांजे को ही इलीगल ठहराया, जबकि भांग को लीगल ठहराया। यानी इंडिया में लीव्स और सीड्स को बेचना लीगल है। इनफैक्ट इंडिया में भांग इतनी ज्यादा लीगल है कि गवर्नमेंट की खुद की भांग शॉप्स तक हैं। ये 5 रुपए की एक गोली। एक ब्रो आप लेंगे अब 10 गोली। अच्छा, 50 रुपए की लूंगा। अब खाते कैसे हो? पानी से, दूध से? ऐसे हम डाल देते हैं, निकल जाते हो। क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, देखिए लोहे लगने का काम करते हैं। इससे नींद आती है अच्छी? इससे नींद तो नहीं आती, इसमें काम में दिल लगता है। काम में दिल लगता है। आप क्यों नहीं खाते भैया? मैं कोई नशा ही नहीं करता। कोई नशा नहीं करते आप? तो आप कौन सा काम करते हो? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। तो आपसे काम हो जाता है बिना नशे के? तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि काम में ज़्यादा होता है इससे? जैसे कि आदमी आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं ना दारू पी के, तो इसमें लड़ाई झगड़े ना एकदम शांत हो जाता है आदमी, शांति से अपना काम करेगा और ज़्यादा करेगा, और जितना मीठा खा लेगा और ज़्यादा नशा होने लगता है उसको। भैया ये नशा ऐसा है कि इंसान को बस आसमान ऊपर नीचे दिखेगा। नशा ये नहीं कि गिरा देगा, कहीं गालियाँ दे रहा है, भूसेबाजी करवा रहा है, नहीं। शांत स्वभाव का नशा है भैया, किसी से कोई दिक्कत नहीं करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को गलती नहीं बुलवाएगा, गाली का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती है। दारू वाले क्या होते हैं, 2 पैक डाले नहीं, तेरी माँ तेरी बहन आपस में ही करने लग जाते हैं। क्या फ़ायदा वो नशे से?
चाहे वो कोई भी नशा, चाहे सिगरेट का हो, गुटखे का हो, किसी चीज़ का भी नशा हो, वो पैसे का वेस्टेज है, मैं ये जानता हूँ। क्योंकि सरकार भी इस बारे में नहीं सोच रही है। देखो गुटखा वगैरह तो देखो कंपनियां बनाती है, जब वही हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री वाले ऐड कर रहे हैं तो लोग और बढ़ चढ़ के खाएंगे, कम थोड़ी ना होगा। उन लोगों को सोचना चाहिए, हमें अपने जो लोगों को उसको ऐसी चीज़ें खिलाएं कि वो नशे से बाहर आए, तो वो तो और साले नशे में ही डुबोते चले जा रहे हैं। गांजा निकलता है इससे ही, हाँ, पर उससे हम लोग पुलिस मना करती है, वो इलीगल करती है। वो इलीगल होता है, वो फिर भी बिकता है, इलीगल होने के बाद भी बिकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बिकता, ओपन नहीं बिक रहा, बिक रहा है, लेकिन सबको पता है कहाँ बिक रही है कहाँ नहीं। लेकिन आप छापा भी मारोगे तो भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले का फ़ोन कर देते हैं कि हाँ भाई बंदे आ रहे हैं छापा लगाने के लिए, वो हट जाते हैं। उल्टा आपकी खबर पुलिस दे देगी फलाने बंदे ने आपकी कंप्लेंट करी है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये तीनों चीजें एक ही प्लांट से आती हैं, तो उसमें फ्लावर और रेजिन को बैन क्यों किया गया और लीव्स और सीड्स को लीगल क्यों किया गया, जबकि इन सब में सेम कंपोनेंट होता है THC, जो हमें नशा देता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब इंडिया में ये सारी चीजें लीगल थी, बट उसके बाद फिर क्यों इन दो चीजों को इलीगल कर दिया गया और दो को लीगल रखा? इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर US गवर्नमेंट तक की इन्वॉल्वमेंट है। पर इंडिया में ये पौधा हमेशा से बैन नहीं था, पहले लीगल था, बिका करता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट लेके आई NDPS एक्ट और इसको बैन कर दिया गया। पर हमारे इंटरनल रीजंस की वजह से नहीं, एक और देश था जिसने हमसे ये करवाया। पहले अमेरिका में नशा, ड्रग्स, हिप्पी कल्चर वगैरह बहुत चलता था। 1960s के टाइम पे वहां के लोग वहां से परेशान हो गए थे और उन्होंने सोचा था कि भाई इन सबको बैन करना चाहिए। और US का ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और उसी वक्त पे मेक्सिको से ड्रग कार्टेल भी चलते थे, पेब्लो एस्कोबार नाम सुना होगा। तो अमेरिकन को उस टाइम पे लगा कि हर तरीके का नशा हमारे यूथ के लिए खतरा है, तो इन्होंने कैनबिस प्लांट को हार्ड ड्रग की कैटेगरी में रख दिया। और क्योंकि US का जो वर्ल्ड ओवर इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा था, तो US बाकी कंट्री को भी प्रेशराइज करने लगी कि आप भी अपने जो ड्रग रिलेटेड लॉज है उनमें चेंजेस लाओ। एक कंट्री थी इंडिया, और इंडिया ने उस टाइम पे रेजिस्ट किया। 1961 में यूनाइटेड नेशंस में सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स हुआ और उसमें प्रपोज किया गया कि कैनबिस को भी हार्ड ड्रग्स की कैटेगरी में रखा जाए, जैसे कोकेन, हेरोइन, इनके साथ गिना जाए। और उस टाइम पे इंडिया ने मना कर दिया था और फिर UN ने कैनबिस को शेड्यूल 1 और 4 में रख दिया था, यानी कि ड्रग्स विद हाई पोटेंशियल ऑफ हार्म एंड नो सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक इफेक्ट्स। यह मामला खराब है। एंड एट द सेम टाइम अमेरिका ने बाकी कंट्रीज को प्रेशराइज किया कि भाई अपने नार्कोटिक जो लॉज है उसमें आप कैनबिस को एकदम हार्ड ड्रग की कैटेगरी में रखो। अक्टूबर 1985 में राजीव गांधी रोनाल्ड रेगन से मिले और नवंबर में आया NDPS एक्ट, जिसने कैनबिस को शेड्यूल 1 कैटेगरी में रख दिया, एसेंशियली बैन कर दिया। पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, सब कुछ। 1984 में आपके पास 1 किलो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 85 में अगर आपके पास 1 ग्राम भी हुआ तो आप जेल जाओगे। गांजा, चरस बैन कर दिया गया, हालांकि भांग को इसमें एक्सक्लूड किया गया। कहते हैं शिव जी की बारात में भांग बटी थी और अथर्ववेद में भांग को टॉप 5 प्लांट में से एक प्लांट माना गया है। इतनी इंपॉर्टेंस रही है भांग की हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों के अंदर। इनफैक्ट वीट को पेनिसिलिन ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कई सारी दवाइयां बनती थी उस टाइम पे और आज भी बनती है। और आज भी हमारे संत साधु इसका सेवन करते हैं। हमारे बड़े बड़े त्योहार जैसे महाशिवरात्रि और होली पे इसका वाइड स्प्रेड यूज कॉमन है। तो आज हम उसे उस निगाहों से क्यों देखते हैं? क्यों हम वीट के आगे एक स्टिग्मा लगा देते हैं, जबकि ये हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। पर कई सारे स्कॉलर्स इसे डिसएग्री करते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एक्चुअल में जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जो है सोम, उसका मीनिंग और उसका वजूद टाइम के अंदर खो चुका है और हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि हम कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं। बट उसके यूज और इफेक्ट्स को देखकर ये इंटरप्रेट किया जाता है कि हम लोग भांग यानी कैनबिस की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे त्योहारों पर इसको कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि यही पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है। और हम यही मानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं सोम की तो हम बात करते हैं भांग की। Does everyone else smoke or it's not okay? Only the sadhus. If anyone others are having ganja in front of the police, they will catch it and send the prison. ये जो कैनबिस का पौधा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 2 तरीकों से बिकता है, रिक्रिएशनल और मेडिसिनल। मतलब एक तो आप अपने पर्सनल यूज, अपने रिक्रिएशनल, अपने मजे के लिए यूज कर लो,
और एक इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये दवाइयों में भी यूज होता है। कैनबिस हैज बीन प्रूवन टू ट्रीट पेन इवन इन कैंसर पेशेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये भूख बढ़ाता है, एंजाइटी कम करता है, एपिलेप्सी और पता नहीं कितनी सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट में यूज होता है। इनफैक्ट दुनिया में 40 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मेडिकल यूज ऑफ कैनबिस लीगल है, और कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, जर्मनी, यूएस, थाईलैंड, यहां पर रिक्रिएशनल यूज भी लीगल है। यहां आप जाओ, आप दुकान पे जाके पैकेट में इंग्रेडिएंट्स पढ़ के गांजा खरीद सकते हो, बगल वाली दुकान पे जाके प्री रोल्ड जॉइंट्स खरीद सकते हो। जो विदेश गया उसे पता होगा। अब अगर आपका इन सब चीजों से वास्ता नहीं रहा है, गांजा, भांग, चरस वगैरह ये सब गंदी गंदी बातें, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई आपको एनाटॉमी इस चीज की, कि भाई गांजा, चरस, भांग और जो जो बनता है हैश, क्या वो सीबीडी, टीएचसी और वो हेम्प, इन सब में सिमिलर क्या है और डिफरेंट क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। दो मेन सब्सटेंस होते हैं कैनबिस के अंदर, एक होता है सीबीडी और एक होता है टीएचसी। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। टीएचसी वो कंपोनेंट होता है जो पेन रिलीफ, भूख बढ़ाना या नींद लाने में काम आता है, और इसी कंपोनेंट से नशा होता है। दिस इज द साइकोएक्टिव कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नशा। जो आपको हाई मिलती है ना, टीएचसी से मिलती है। दूसरा होता है सीबीडी, जो जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एंजाइटी को कम करता है, इससे एपिलेप्सी, सीजर कंट्रोल, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसमें कोई नशा नहीं होता। टीएचसी के अपने नुकसान है, सीबीडी के नहीं। तभी आप देखोगे मार्केट में सीबीडी, हेम्प ऑयल, ये सब खुले में बिकता है। गए हो ना कभी पहाड़? इनफैक्ट शार्क टैंक में कई सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो हेम्प और ये सीबीडी ऑयल का अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो ये कैनबिस और हेम्प में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। अगर कैनबिस प्लांट में टीएचसी की वैल्यू 0.3% से ज्यादा है तो वो आपका गांजा हो गया, लेकिन अगर 0.3% से कम है तो वो हेम्प हो गया, सिंपल। और 0.3% वैल्यू इसलिए क्योंकि 0.3% से टीएचसी जब कम होता है तो कोई साइकोएक्टिव इफेक्ट्स नहीं आते, मतलब हेम्प से नशा नहीं होगा। और फिर ये 0.3% से कम वाला जो हेम्प का पौधा है, इससे सीबीडी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। कई सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बैग, थैला, जाना मार्केट में मिल जाएंगे। आई नो इतने फायदे सुन के तुमने अपना मन बना ही लिया फूकने का, और तुमने लगभग फोन उठा ही लिया अपने दोस्त को फोन करने के लिए कि भाई जुगाड़ हो जाएगा क्या। पर रुक जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें तो बताते हैं कि वीड वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग है, जो बात सच है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग निकोटीन पे लाइफ टाइम डिपेंडेंट होने के चांसेस है 32%, अल्कोहल के 15%, वही वीड के हैं 9%। और वहीं जहाँ पे लाखों लोग हर साल ड्रग के ओवरडोज से मरते हैं, वीड से रिलेटेड डायरेक्टली ओवरडोज डेथ नहीं है। तो यार ये ड्रग कितना अच्छा साउंड कर रहा है, इतने सारे फायदे हैं और इतने कम नुकसान, पर ये धीरे धीरे बदल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अल्कोहल की बोतल्स के ऊपर अक्सर परसेंटेज लिखी होती है कंसंट्रेशन की, जैसे बियर पे 12%, विस्की पे 30%। उसी तरीके से टीएचसी की कंसंट्रेशन होती है वीड के अंदर, और ये टीएचसी की कंसंट्रेशन हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो लोग वीड बेचते हैं उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि जितना ज्यादा टीएचसी होगा उतना ज्यादा नशे होंगे, उतना ही हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो लगातार टीएचसी की कंसंट्रेशन वीड के अंदर बढ़ती जा रही है। आजकल 60% कंसंट्रेशन वाला वीड कॉमन हो गया है, और इसकी वजह से जिस ड्रग को हम लोग हार्मलेस कहा करते थे, अब वो धीरे धीरे हार्मफुल बनता जा रहा है। अब इसकी हार्मफुलनेस के 3 फैक्टर्स हैं, आपकी एज, फ्रीक्वेंसी और कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन की वजह से वीड के साइकोएक्टिव इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं और उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। साथ में उसकी वजह से पैरानोया, डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि स्किज़ोफ्रेनिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगर आप वीड के फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आपको हेडेक, नोजिया, स्वेटिंग, चिल्स, ये सब कुछ हो सकता है अगर आप कुछ टाइम तक वीड ना लो तो। इसके साथ आपको लगता है कि आपकी लाइफ डल या बोरिंग है विदाउट वीड, और इसका खतरा यंग एज में और ज्यादा है। हमने ट्रेंड देखा है कि आजकल टीन्स, यंगर जनरेशन ज्यादा जा रही है वीड की तरफ, जिसकी वजह से ये खतरा और बढ़ रहा है, क्योंकि वीड के इफेक्ट्स यंग एज पे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए आज के टाइम हमारे टीनेजर्स खतरे में है लॉन्ग टर्म ब्रेन डैमेज के, मेमोरी लॉस के। तो इसकी वजह से हमारा भविष्य आज खतरे में हो सकता है। और एक बात याद रखना हमेशा कि स्मोक इज ऑलवेज 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 हार्मफुल। किसी भी चीज को गर्म करके जला के फूकने से आपके लंग्स में जाता है धुआं, जिसके अंदर कंबशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस भी निकलती हैं, जो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तो धुआं चाहे चूल्हे का हो या वीड का, धुआं तो हमेशा धुआं ही रहेगा आपके लंग्स के लिए। तो समझ गए ना, बना लो गरम गरम हैश ब्राउनीज और मौसम बना दो। पर जोक्स असाइड, क्योंकि वीड रेगुलेटेड नहीं है, इसकी वजह से वीड कल्टीवेटर्स आपको हायर कंसंट्रेशन का वीड बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप एक्चुअल में वीड के एडिक्ट बन जाओ और उनके परमानेंट कस्टमर बन जाओ। इस वजह से जो वीड की इमेज थी हार्मलेस ड्रग वाली, वो अब नहीं रही है और उससे खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हमने जान लिया है कि वीड है क्या, बैन कब हुआ, क्यों हुआ, पर यह वीडियो खत्म नहीं हो सकता बिना ये जाने कि वीड का हेल्थ पे इंपैक्ट क्या होता है।
जब कोई स्मोक अप करना शुरू करता है तो उसकी लंग्स पे, उसकी बॉडी पे, उसके ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। तो इसी के लिए मैंने बात की डॉक्टर रिचर्ड तिवारी से और इनसे पूछा कि भाई जब कोई वीड कंज्यूम करता है, कोई स्मोक अप करता है तो क्या असर पड़ता है उसकी लंग्स पर, उसकी बॉडी पर, उसके ब्रेन पर। क्या इसमें कुछ मिलावट होती है, क्या लोगों को उसकी लत लगती है, और अगर जब लत लग जाती है और छोड़ते हैं लोग तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स, ये जो कॉमन मेरे दिमाग में सवाल थे, पूछते हैं। थिंक ऑफ मी एज समवन हु जस्ट गॉट इनटू कॉलेज। मैंने देखा है कि मेरे हॉस्टल में 2-3 लड़के हैं हु आर स्मोकिंग अप एंड आई गेट इनटू दैट रूम, आई सी पीपल, आई सी वीड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। पहला तो यही ऑब्वियसली कि जो वीड होता है क्या वो एडिक्टिव होता है? वीड एडिक्टिव नहीं है फॉर द सिंगल टाइम यूज, लेकिन अगर हम रोज यूज करने लगते हैं ना क्रॉनिक यूजेस से, तो वीड का एडिक्शन होता है, पर हम उसको एग्जैक्टली एडिक्शन वर्ड नहीं यूज करते। उसके लिए एडिक्शन वर्ड हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि इसका मोर ऑफ साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, फिजिकल एडिक्शन नहीं है। जैसे आप स्मोक करते हो या फिर आप अल्कोहल लेते हो ना, तो आपकी बॉडी में उसके एडिक्शन होते हैं, तो आप उसे छोड़ते हो तो आपकी बॉडी में विड्रॉल आता है। वीड के साथ ऐसा कम है, इसीलिए जब हम इसको लंबा यूज़ करते हैं तो हम इसे यूज डिसऑर्डर कहते हैं, एडिक्शन वर्ड नहीं देते। काइंड ऑफ हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, वो एक बिहेवियरल एडिक्शन है, वैसे एडिक्शन की कैटेगरी में हम वीड को रखते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल एडिक्शन इसका ज़्यादा है रादर देन अ फिजिकल एडिक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता है ना, वो रोज़ शराब पिएगा, जिस दिन वो शराब छोड़ेगा ना, उसके शरीर में इतनी प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको जो ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स, वो अलग है, लेकिन आपकी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम फिजिकल एडिक्शन कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस ले रहे हो और आपको छोड़ रहे हो, और उसको छोड़ने के बाद सिर्फ आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, लो मूड होना, तो फिर हम इसको साइकोलॉजिकल एडिक्शन कहते हैं। ये जहाँ जहाँ मिलता है ये अलग अलग क्वालिटी का मिलता है। मार्केट में सस्ता जो वो मिलता है उसमें क्या मिलाया जाता है वो नशा बढ़ाने के लिए, और वो बॉडी पर क्या असर करता है? यूफोरिया होता है, फील गुड होता है वीड कंजप्शन के बाद में, वो ना एक साइको एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होता है जिसको हम डेल्टा 9 THC कहते हैं, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। तो सारा का सारा आपको जो भी इफेक्ट मिल रहा है वो इसी की वजह से मिल रहा है। अब क्या होता है कि आप कौन से प्लांट के पार्ट से लेते हो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें इस THC का परसेंटेज कितना है। तो अगर आप रेजिन लेते हो, ऑयल लेते हो, तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है, तो उसको लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा प्योर फॉर्म है। आप लेकिन एक मिलावट की जो आप बात कर रहे हो ना, तो क्या होता है आजकल कि पीपल मेक अ आर्टिफिशियल THC, मतलब THC एक केमिकल कंपाउंड है जो आपको प्लांट से मिला, लेकिन वो केमिकल कंपाउंड आप लैब में भी तो बना सकते हो। तो ऐसा रिपोर्ट्स कहते हैं, ऐसा मेडिकल लिटरेचर में भी कई केसेस रिपोर्टेड हैं कि जो लोग आर्टिफिशियल THC का कंजप्शन करते हैं उनको ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, ज़्यादा काइंड ऑफ एडिक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन होता है, ज़्यादा सीजोफ्रीनिया या साइकोटिक बिहेवियर्स होते हैं। हमारे ब्रेन में कैनाबिनॉइड के लिए इंटरनली रिसेप्टर्स हैं, हम इनको एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहते हैं। तो THC ज़्यादा जाता है, उसमें बाइंड होता है और वो इफ़ेक्ट्स दिखाता है, जो एक्चुअली हमारी बॉडी में अपना एक कैनाबिनॉइड सिस्टम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई किसी लड़ाई में लड़ने गया या कोई आर्मी पर्सनल है, तो आपको अचानक से कोई मेजर इंजरी होती है ना, आपको उस टाइम दर्द नहीं होता, आप वो टाइम काट लेते हो, उसके बाद में आपको दर्द होता है। तो वो जो इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है ना, वो हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम की वजह से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं यार ये फूका करो, ये CBD होता है इसमें, दिस इज गुड फॉर योर बॉडी, दिस इज मतलब इससे रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। कोई मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं क्या इसके? नहीं, मेडिकली देखिए एज सच तो कुछ अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन मेनली HIV के पेशेंट्स में भूख बढ़ाने के लिए इसका एक फॉर्म है जो दिया जाता है। बाकी तो एज सच मतलब मैंने तो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में इसका कोई भी ऐसा डेरिवेटिव एज सच यूज़ नहीं किया है। दूसरा ये है कि हाँ, लोग इसको जैसे कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं होता तो नहीं कंज्यूम करते। इसका एक बड़ा अजीब सा जो पॉजिटिव तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन एक इसका जो अजीब सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बाकी चीज़ों में नहीं मिलता। वो है कि परसेप्शन चेंज कर देना। आप कोई और नशा करते हो ना तो आपको परसेप्शन नहीं चेंज होता, बट कैनाबिनॉइड आपका टाइम का, रियलिटी का परसेप्शन चेंज करता है। मतलब लोगों को टाइम स्लो फील होने लगता है, हमारी चीज़ों को देखने का आपका एंगल चेंज हो जाता है। इवन आप टाइम को अलग परसीव करते हो, आप उस जगह को अलग परसीव करने लगते हो, आप अपने साथ उन लोगों को अलग परसीव करने लगते हो, और ये बड़ा यूनिक है इस कंपाउंड के लिए। अच्छा, ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्सपेक्टिव है इसकी
ये क्या लीगलाइज हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल ये आता है वो यही आता है, क्या इंडिया में वीड लीगल हो सकता है, गिवन कि अब बहुत सारी बाकी कंट्रीज़ हैं जो रिक्रिएशनल यूज़ के लिए या मेडिकल यूज़ के लिए इसको लीगलाइज कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स प्रोज एंड कॉन्स पे होता है, लेकिन एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बार बार मिला मुझे वो ये कि ये एक बहुत बड़ा गेटवे ड्रग हो सकता है। मान लो अगर आप गांजा लेते हो तो आप जिस सभाओं में बैठोगे जहां आपको एक्सेस मिलेगा उस चीज़ का, वहां पे भाई जो लोग होंगे, बहुत चांसेस है कि आपको ऐसे भी लोग मिले वहां पे जिनके पास कोकेन भी अवेलेबल हो, तो आपका एक्सेस टू अदर ड्रग्स गेट्स ईजियर। तो दिस इज अ गुड गेटवे ड्रग। बट एज अ डॉक्टर आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर बहुत लोग लें तो उसके मेडिकल लाइक ऑन अ सोसाइटी लेवल इसके मेडिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे इफ वीड इज एवर लीगलाइज्ड? पहले तो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल लीगल नहीं होना चाहिए, ना तो वीड लीगल होना चाहिए, यहाँ तक कि अल्कोहल टोबैको जो लीगल है ना वो भी बंद हो जाने चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जिन पॉपुलेशन को मैं देखती हूँ या जिनसे मैं एनकाउंटर करती हूँ, मोस्टली वो वही लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों की वजह से परेशान होकर हमारे पास पहुँचते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि क्रॉनिकली गांजा या वीड स्मोक करते हैं, उसके बाद में उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही एरर हो गई, उनके अपने स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए, उनके लाइफ में जो भी आगे पोटेंशियल था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो मेडिकल लिटरेचर बिल्कुल स्ट्रांगली क्लेम करता है कि कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस, चाहे वह अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग हो या गांजा हो, आप जितने अर्ली आप 15-14 से स्टार्ट करेंगे उतना वो आपके ब्रेन को परमानेंटली हार्म करेगा। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ। मैं आज ही बताती हूँ, आज ही मैं हॉस्पिटल गई थी तो हमारे आईसीयू में एक यंग लड़का एडमिटेड था। ही वाज जस्ट 21 साल का लड़का था और वो खुद बता रहा है, वो खुद ही कंप्लेन बता रहा है कि मैं आईवी ड्रग अब्यूज़ करता हूँ। 3-4 बार रिहैब में गया, लेकिन वो बार बार वो इतना मतलब परेशान और मजबूर हो जाता था कि वो वापस आकर के वो ड्रग अब्यूज़ करने लगता था। मैंने उससे पूछा तुम क्या काम करते हो, तो उसने बोला मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा पैसे कहाँ से आते हैं? बोलता है घर वालों से लेता हूँ। मैंने पूछा घर वाले तुम्हें कैसे पैसे अलाउ करते हैं? तो बोलता है बस मदर से ले लेता हूँ। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसको हमें टीच करना ज़रूरी है कि किस किस चीज़ का क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसलिए मतलब ये मेरा पर्सनल है कि लीगलाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात भी आपकी पॉइंट रखती है कि अगर आप इलीगल करोगे तो लोग कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे उसको, और ढूंढेंगे तो उसके साथ बाकी सब्सटेंसेस का भी उनको ईजी एक्सेस मिलेगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक रैंडम एग्जांपल लेके चलते हैं। देयर इज अ गाय कॉल्ड सुरेश who has been smoking up for 2 years and then he says कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको, एंड उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स जनरली क्या होते हैं एंड हाउ डू लाइक पीपल डील विद इट? ठीक है, एक तो कोई छोड़ना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। स्पेशली कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो लगातार डेली बेसिस में मत करो। अगर कर ही रहे हो तो एटलीस्ट वंस इन अ वाइल करो कि आप डिपेंडेंसी नहीं बने आपको। तो ये जो हमारा वीड है ना, ये फैट सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल का क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ फैट है वहाँ वहाँ ये जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर फैट सॉल्यूबल होती है ना, वो बॉडी से निकलने में बहुत टाइम लगाती है। तो इसको बॉडी से ये निकलना ही हफ्ते भर में स्टार्ट होता है। तो जनरली जो फर्स्ट वीक होता है उसमें कोई सिम्टम एज सच नहीं आते। फर्स्ट वीक के बाद जो मेजर सिम्टम है ना, जो लोगों को तंग करते हैं, वो 2 ही होते हैं। एक तो गुस्सा आना, उन्हें बड़ा अग्रेशन होता है, बहुत चिड़चिड़ापन या गुस्सा, और दूसरा स्लीप डिस्टर्बेंसेस। बस अदरवाइज और एज सच कोई नहीं आएगा। थोड़ा लो मूड होना, दुखी रहना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना, ये तो कोई भी सब्सटेंस आप छोड़ोगे जो आप रोज़ लेते थे, जो भी सब्सटेंस आप रोज़ लेते हो वो आपके फ्रेंड जैसे हो जाते हैं ना, कि हम रोज़ इसके साथ टाइम बिताते हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड है। बट इसके मेनली यही 2 सिम्टम है, वो भी हफ्ते भर बाद आते हैं और 2 हफ्ते में वो भी चले जाते हैं। तो कोई भी छोड़ना चाहे तो बिल्कुल छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव आस्क्ड एवरीथिंग आई नीड टू। आपको मुझसे कुछ बताना हो कि समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस जो आपको लगा कि हाँ ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करना, तो प्लीज़। जब भी कुछ भी स्मोकअप करने के बारे में सोचते हैं तो इन चीज़ों के बारे में पढ़िए, जानिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए, तब जा कर के स्मोकअप करना है नहीं करना है डिसाइड करिए। क्योंकि पीयर प्रेशर में लोग कर लेते हैं और फिर वो डेली करने लगते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आपको एक्यूट पैनिक अटैक हो सकता है जो कि सालों चलता है। लोग सालों ना ये बोलते हैं कि मेरे हाथ में झंझनाहट हो रही है। तो लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट देखें तो इससे ना मेमोरी पुअर होती है, हमारी लर्निंग पुअर होती है और हमारी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पुअर होती है। इवन मेरे को मेरा एक पेशेंट मिला था, उसने ये बताया कि हमें मेरे कज़िन ने स्टार्ट करा दिया। अब कज़िन अपना चला गया स्टार्ट करके, अब मैं उसमें फंस गया हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, छूट ही नहीं पा रहा है।
तो सोच समझ के करना है, मतलब अपना पूरा होश व हवास में कि हम क्या कर रहे हैं। It was lovely talking to you. Thank you for giving me your time. Me too. तो क्या वीड लीगलाइज होना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है इंडियन सोसाइटी अभी इसके लिए रेडी नहीं है। लीगल करने से पहले एक बड़े स्तर पर उस पे चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उसके पहले उसके कॉन्वर्सेशन तो नॉर्मल हो। अभी तो बहुत बड़ा टैबू है। आई एम श्योर आप अपनी जिंदगी में किसी एक ना एक को तो जानते ही होंगे जो इस प्रोडक्ट के कंज्यूमर है। इस डिबेट पर आपको क्या लगता है? इज इंडिया रेडी टू लीगलाइज वीड येट? जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या इंडिया में वीड लीगल हो पाएगा।